हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लालपुर में रहने वाला राघव एक बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी था। उसका गांव के नुक्कड़ पर ही एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था खाना खजाना। लोग बड़े चाव से उसके ढाबे पर खाना खाया करते और राघव के खाने की तारीफें भी करते। वाह भाई, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने किसी बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। कमाल का जादू है तुम्हारे हाथों में राघव भाई। अरे ये छोले पूरी तो एक लाजवाब है, एकदम से मजा ही आ गया भाई। एक गिलास ठंडी ठंडी पंजाबी लस्सी हो जाए यार। जी जी क्यों नहीं, ये लीजिए, मस्त अलग और अनोखे स्टाइल की लस्सी बनाई है आपके लिए, आपको जरूर पसंद आएगी। अरे तुम्हारी तो यही खासियत है, तुम जो भी बनाते हो उसे अपने अनोखे अंदाज से बनाकर और भी स्वादिष्ट बना देते हो, इसलिए आई लव योर ढाबा मेरे भाई। राघव गांव में अकेला ही रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी। राघव ढाबे को सुबह 7 बजे खोलता और पूजा अर्चना करके खाना पकाना शुरू करता। उसके बाद पूरा दिन ढाबे पर काम करके वो रात में 11 बजे ढाबे को बंद करता और अपने घर जाता। चलो, अब ढाबे का जितना भी बचा हुआ खाना है उसे गरीबों में और बेजुबान जानवरों में बांट देता हूँ। राघव गरीबों और जानवरों को बचा हुआ खाना दे देता और खुद भी वही खाना खाकर सो जाता। पूरे गांव में राघव का ढाबा बहुत मशहूर हो चुका था। दिन ब दिन राघव की सफलता बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। वो बहुत पैसे कमाता और खुशियों ने उसके जीवन में दस्तक देना शुरू कर दिया था। धन्यवाद भगवान जी। मेरे जीवन में मैं बचपन से ही संघर्ष करता आ रहा हूँ, लेकिन आज वो सारी मेहनत और मशक्कत रंग ला रही है। मैं दिन रात खून पसीना एक करके ढाबे पर परिश्रम करता हूँ और अब मुझे उसका नतीजा भी अच्छा मिल रहा है। मेरे ढाबे पर आया हुआ हर एक ग्राहक भगवान के समान है मेरे लिए, इसलिए मैं यूं ही अपने खाने के जरिए लोगों को खुश करता ही रहूंगा। राघव पैसों को इकट्ठा करके अपने छोटे से घर को छोड़कर एक बड़ा घर लेता है और वहां पर रहने लगता है। आखिरकार मैंने अपना खुद का मकान खरीद ही लिया। जय माता दी, जय माता दी। मैं आज बहुत खुश हूँ। माँ, पापा, देखिए आपके बेटे ने कर दिखाया। हाँ, अब बस शादी बाकी है, वो भी जल्दी कर लूंगा, चिंता मत करो। राघव अपने नए घर में नए फर्नीचर, नए बर्तन और बहुत सारा नया सामान लाता है और घर में हवन भी करता है। राघव धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने जीवन में सफल होता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से गांव में तेज तूफानी बारिश आती है और साथ ही एक भयंकर सैलाब आता है। उस बाढ़ में पूरा गांव डूब जाता है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। राघव अपने ढाबे को बचाते बचाते खुद भी पानी में डूब जाता है। अरे बचाओ बचाओ, मेरा ढाबा नहीं, बचाओ। डिजास्टर मैनेजमेंट की रेस्क्यू टीम वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर आती है और सभी को रस्सी से खींचकर हेलीकॉप्टर में ले जाती है और एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ देती है। अगली सुबह जब पूरा तूफान शांत हो जाता है तभी राघव अपने आप को एक दूसरे गांव के जंगल में पाता है। ये क्या, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सी जगह है? तभी राघव एक चाय वाले से पूछता है, भाई साहब, ये कौन सा गांव है? लालपुर है ना? अरे भैया, ओ लालापुर तो बाढ़ में डूब गया। आपन सूर्यापुर गांव है। काहे पूछत रही, कौनो काम था का? जी नहीं 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 नहीं, धन्यवाद। अरे कौनो दिक्कत नहीं, ई लेओ, एक कप चाय पियो, मूड ताजा ताजा हो जाई। नहीं 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 भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राघव थोड़ा आगे चलता है और एक जगह बैठकर रोता है। पूरा गांव तबाह हो गया उस सैलाब के कारण। मेरा ढाबा, मेरा नया घर, मेरी इतनी सालों की मेहनत से जुटाए हुए पैसे, सब कुछ एक पल में बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा इस अनजान गांव में? यहाँ पर तो मेरा कोई दोस्त या पहचान वाला भी नहीं है। राघव बहुत दुखी और चिंताग्रस्त हो चुका था। वो उस अनजान गांव में यहाँ से वहां दर दर भटक रहा था। उसके पास 1 रुपया तक नहीं था।
उस तूफान से गांव के साथ साथ मानो राघव की भी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। मेरी ही क्या, मुझ जैसे न जाने कितने बेचारे ऐसे और लोग रहेंगे जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई होगी उस तूफान में। मेरी तो सारी जमा पूंजी भी बह गई उस सैलाब में। बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या करूं, क्या करूं? राघव जंगल के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ता है और उसे खाता है और तब जाकर उसे ठीक लगता है। अब जाकर मेरी जान में जान आई। खाली पेट तो मैं चकरा कर कहीं गिर ही पड़ता, वरना ये फल तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। क्यों ना मैं फल बेचना शुरू करूं। मुझे ऊंचे ऊंचे पेड़ पर चढ़ना तो बहुत ही आसानी से आता है। इस तरह मैं सभी फलों के पेड़ों पर चढ़कर उन्हें तोड़ लूंगा और बाजार में जाकर उन्हें बेचूंगा। राघव कुछ दिन तक बाजार में फल बेचने लगता है, लेकिन उसकी मुश्किल से बोनी होती है और वो फलों को बेचकर भी इतने पैसे नहीं कमा पाता, जिसके कारण वो बहुत निराश हो जाता है। मैंने सोचा था कि मैं फलों को बेचकर अच्छा खासा पैसे कमा लूंगा और फिर इस गांव में भी अपना एक ढाबा खोलूंगा, एक नई शुरुआत करूंगा। लेकिन इस शुरुआत के पहले ही मुझे उसका अंत होते हुए नजर आ रहा है। राघव पैसे कमाने के लिए तपती धूप में पूरे गांव में जगह जगह जाकर नौकरियां ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती, जिसके बाद उसे फिर से घूम फिर कर फल ही बेचने पड़ते। कोई बात नहीं, मैं निराश और हताश नहीं होऊंगा। अगर नियति यही चाहती है तो फिर यही सही। मैं इन फलों को एक जगह नहीं, पूरे गांव में गली गली भटक कर बेचूंगा। उसके बाद तो मैं थोड़े बहुत पैसे कमा ही लूंगा ना। राघव अब हर गांव-गांव में जाकर गली गली जाकर रेहड़ी पर फल बेचता और एक दिन ऐसे ही जब वो जंगल के रास्ते गुजर रहा था, तभी वहां पर उसे एक बड़ा टूटा हुआ एरोप्लेन दिखाई देता है। अरे ये क्या, एक हवाई जहाज? लेकिन ये यहां पर कैसे? इसकी स्थिति देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये क्रैश होकर गिरा है। यहाँ काफी अच्छा एरोप्लेन दिख रहा है। इसके अंदर के पार्ट्स तो ठीक ही लग रहे हैं। अंदर जाने का ये रास्ता भी सही सलामत है। राघव उस एरोप्लेन के अंदर जाता है और तभी वो देखता है कि एरोप्लेन अंदर से एकदम अच्छा है और अंदर के भाग में कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस बाहरी पंखे पर ही नुकसान हुआ है। ये एरोप्लेन तो एकदम फिट और फाइन है, ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है इससे। इसके अंदर बैठने की सुविधा भी अच्छी तरह से है। क्यों ना मैं इसे अपना ढाबा बना लूं। एक ढाबे को खड़ा करने में जितने पैसे तो मेरे पास फिलहाल है भी नहीं। लोग एरोप्लेन ढाबे को देखकर बहुत आकर्षित भी हो जाएंगे। राघव अब उस एरोप्लेन का एक एरोप्लेन ढाबा बनाने का फैसला लेता है। वो उस एरोप्लेन को पेंट करता है और उसके ऊपर एक बोर्ड लगाता है जिस पे लिखा होता है राघव का एरोप्लेन ढाबा। वो उस एरोप्लेन में खाना बनाता और लोग उसके अंदर आकर सीट्स पर बैठकर खाना खाते। अरे भाई वाह, मजा ही आ गया आज तो। यार हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक एरोप्लेन के ढाबा भी हो सकता है। बहुत ही शानदार आइडिया है मेरे भाई। अरे सच में, मैं तो इस पूरे ढाबे का व्लॉग बनाऊंगा और YouTube पर अपलोड भी करूंगा। यहाँ की जगह और वाइब के साथ साथ यहाँ का खाना भी एकदम फर्स्ट क्लास है और सबसे बेस्ट तो चिकन बिरयानी। आय हाय हाय। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। इस तरह पूरे गांव में राघव का एरोप्लेन ढाबा आकर्षण बन जाता है और राघव सोशल मीडिया और YouTube पर भी वायरल हो जाता है, जिसके बाद दूर दूर से लोग उसके ढाबे पर खाना खाने आते और फोटोज क्लिक करते हैं। एक हादसे से बिखरी उसकी जिंदगी और एक हादसे ने ही बदल दी उसकी किस्मत। तो ये थी गरीब राघव की कहानी, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अनुज और माया दोनों ही मुंबई शहर में रहते हैं और दोनों ने एक बड़ी सी फेसिंग इमारत में अपना फ्लैट ले रखा होता है। उनकी लाइफस्टाइल एकदम पॉश होती है। दोनों ही काम करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं। अनुज की माँ प्रकाशी गांव में रहती है और एक दिन जब अनुज को पता चलता है कि प्रकाशी की तबीयत खराब हो गई है, तो वो फौरन उससे लाने गांव चला जाता है। माँ, आप ठीक तो है ना? सॉरी आने में थोड़ी सी देर कर दी मैंने,
लेकिन अब बस ये गांव की खेती और जमीन को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इस वक्त आप मेरे साथ गांव चल रही हो और मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अनुज बेटा, वहाँ शहर में तू और तेरी बीवी यानी माया बहू, तुम दोनों के साथ मैं कैसे आऊं? कैसी बातें कर रही हो माँ आप कोई मेहमान थोड़ी हो। अरे आपका ही घर है वो, आप मेरे जीवन की मालकिन हो। चलो अब मुझे और कोई आनाकानी नहीं चाहिए। अनुज प्रकाशी को लेकर गांव से शहर आ जाता है और सास प्रकाशी को देखकर माया बहू के होश ही उड़ जाते हैं। मम्मी जी, आप? हाँ, मैं ही माया बहू, मैं हूँ। सुबह के 10 बजे ही तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज गए मेरी शक्ल देखकर? अब से मैं यही रहूंगी तुम दोनों के साथ, और तुम दोनों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अब दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी मुझे या हटेगी भी? अंदर आने का रास्ता दे मेरी माँ। ओह यस यस, प्लीज कम, आइए ना। प्रकाशी घर में घुसते ही पूरे घर को निहारने लगती है और ये सब देखकर माया को अनुज पर बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं कौन से कीड़े ने काट लिया मेरी इस पागल पति को, जो ये इस आफत को लेकर घर आ गया है। Ew, ये तेल की बदबू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये चमेली का तेल है। जरूर इस बुढ़िया ने ही लगाया होगा। ओह माय गॉड, ये तो किचन रूम में गई है, कहीं कोई कांड न कर दे वहां। डर के मारे माया फौरन किचन में जाकर देखती है कि सास प्रकाशी फ्रिज को खोलकर उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही है और फ्रिज में अपने पैर के कदम आगे बढ़ाने वाली थी। मम्मी जी, अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये आप क्या कर रही हैं? ये फ्रिज है, इसमें सामान रखा जाता है ठंडा होने के लिए। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कोई बर्फीली मशीन होगी इसीलिए। प्रकाशी शहर के मॉडर्न तौर तरीकों से अनजान थी और उसे हर एक नई चीज देखकर कुछ समझ नहीं आता, जिसके कारण वो कोई ना कोई रायता फैलाई जा रही होती है और माया बहू उसके कारण और भी परेशान होती है। एक सुबह प्रकाशी फ्लैट के गेट पर एक गाय और भैंस लाती है और दोनों को दरवाजे से बांध देती है। ये देखकर माया और अनुज हैरान रह जाते हैं। माँ, आपने ये गाय और भैंस यहाँ क्यों बांधे हैं? वो दरअसल मैंने सोचा कि कब तक तुम लोग जाकर वही पन्नी वाला दूध खरीद कर लाओगे, इससे अच्छा मैं खुद ही गाय और भैंस को उठा लाई। ये सुनकर अनुज और माया अपना सर पकड़ लेते हैं। मम्मी जी, दिस इज टू मच। हाँ, चम्मच? अरे चम्मच तो रसोई में रखा है बहू। ओह गॉड, आप ना सीरियसली? हेडेक हो हेडेक। ये एक पॉश और लग्जूरियस अपार्टमेंट है, इसे गांव का आंगन या तबेला मत बनाओ। और अभी के अभी इन दोनों गाय भैंस को ना जहां से लाया था, प्लीज वहीं छोड़ाओ प्लीज। प्रकाशी गाय और भैंस को फिर से छोड़ आती है। फिर अगले दिन, चलो मेरा प्रेजेंटेशन फाइल तो बन गया है। रात भर जाकर मैंने कड़ी मेहनत की है। अगर ये प्रेजेंटेशन क्लाइंट को पसंद आ गया ना, तो मेरा प्रमोशन तो फिक्स है। आई होप ऐसा ही हो। क्विकली नहा लेती हो। माया लैपटॉप को बेड पर छोड़ देती है और फिर वहां से चली जाती है और फिर प्रकाशी वहां पर आकर धोने के लिए कपड़े इकट्ठा कर लेती है। सारे कपड़े तो ले लिए धोने के लिए, लेकिन ये लैपटॉप, इस पर तो कितनी सारी धूल मिट्टी लगी है। अब मुझे लगता है कि इसे भी साफ करना होगा। इसे भी धो देती हूँ। प्रकाशी उस लैपटॉप को लेकर जाती है और उसे साबुन से घिस घिस कर धोती है और सुखाने के लिए टांगती है। और जब माया अपने लैपटॉप को रस्सी पर सुखाया हुआ देखती है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर से चिल्ला पड़ती है। नहीं! ओह माय गॉड! ये आपने क्या कर दिया मम्मी जी? अरे ये मेरा लैपटॉप था। ओह नो! इसे कैसे धो दिया आपने? ओह गॉड! आज मेरा प्रेजेंटेशन है। रात भर जाग कर इतनी मेहनत से मैंने उस पीपीटी को बनाया था। मेरा लैपटॉप! बेवकूफ, गंवार, अनपढ़, धोबी औरत। रत्ती भर की भी अकल नहीं है अपने आप में। मुझे माफ कर दे माया बहू, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सारी बहू, बस सारी। ओह प्लीज शट अप नाउ।
वरना आपकी ये घटिया इंग्लिश सुनकर ना मेरे कानों से खून निकल जाएगा। माया प्रकाशी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और जब उसकी फ्रेंड्स अगले दिन घर पर आती हैं तभी, अरे माया, ये ओल्ड वुमेन कौन है? तेरी कोई रिलेटिव है? कहीं तेरी सास तो नहीं? हैव यू लॉस्ट टीना? ऐसी गवार गांव की औरत मेरी सास कैसे हो सकती है? ये मेरे घर की काम वाली बाई है। ओ मैडम, चलो सबको नाश्ता दो और गर्मा गर्म चाय लाओ, अनपढ़ इडियट औरत। इन काम वाली बाइयों के साथ ना ऐसे ही पेश आना चाहिए, वरना सर पर बैठ जाते हैं। प्रकाशी रसोई में जाकर फूट फूट कर रोती है। उसे अपना अपमान सुनकर बहुत बुरा लगता है। माया अब आए दिन प्रकाशी को अपमानित करती रहती है। एक दिन माया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी अनुज अपनी नाइट शिफ्ट के लिए गया होता है। मेरा बदन तप रहा है, कोई है? तभी प्रकाशी आकर माया के सर पर ठंडी पट्टी रखती है और उसके लिए काढ़ा भी बनाती है और उसे अपने हाथों से दवा खिलाती है और रात भर जाकर उसकी देख रेख करती रहती है। अपने गांव की गवार सास का ये रूप देखकर माया की आंखें भर आती हैं और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है अनुज, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे मम्मी जी को सॉरी बोलना होगा, मैं बहुत बुरी हूँ। रुको माया, अभी सॉरी मत बोलो। लेकिन क्यों अनुज? कल माँ का जन्मदिन है। माँ ने अपनी लाइफ में कभी कोई जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया। तुम उन्हें कल उनके जन्मदिन पर सरप्राइज दे देना। वाह, ये तो बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है। मैं मम्मी जी के लिए इतनी शानदार बर्थडे पार्टी अरेंज करूंगी कि सब के सब देखते रह जाएंगे। माया बहुत मेहनत करती है और पूरे घर को एकदम राजसी अंदाज से सजाती है और अपनी सास प्रकाशी के लिए एक बहुत बड़ा केक भी मंगवाती है और एकदम सॉलिड और रॉयल पार्टी अरेंज करती है। वो प्रकाशी के आंखों पर पट्टी बांधकर उसे सबके सामने लाती है और उसकी पट्टी उतार देती है। प्रकाशी अपने जन्मदिन का डेकोरेशन और केक देखकर भावुक हो जाती है। मैं आज आपसे सबके सामने माफी मांगना चाहती हूँ मम्मी जी। मैं बहुत बुरी बहू हूँ। मैंने आपको गांव की गवार समझा, लेकिन आपके दिल और आपकी ममता ने मुझे सच का आईना दिखा ही दिया। आई लव यू मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, वही अपने आप में एक सुंदर बात है। मैंने अपने जीवन में कभी भी जन्मदिन नहीं मनाया। धन्यवाद अपनी गरीब सास का जन्मदिन मनाने के लिए। आज मेरी बच्ची, आजा गले तो लग जा। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगती हैं और भावुक हो जाती हैं, जिसके बाद प्रकाशी अपना केक कट करती है और सभी धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।